हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में बताया था। अब आपको हम बताएंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो आप देखिए, बाकी चीजें हमने आपको बताया था कि ये स्क्रीन है, हम फ्रिंजों की स्टडी स्क्रीन पर ही करते हैं। तो एक पॉइंट आपने पी लिया है जिसकी स्क्रीन से डिस्टेंस x है। हमें ये चेक करना है किस कंडीशन में पॉइंट P पर डार्क फ्रिंज बनेगी। तो जो कंडीशन आपको पॉइंट P के लिए मिलेगी उसे आप स्क्रीन के किसी भी पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी बेस पर आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो आप देखिए, ये डिस्टेंस x है। तो अब आप देखिए, पाथ डिफरेंस एट P, पॉइंट P पर S1 और S2 से रीच होने वाली वेव के बीच का पाथ डिफरेंस ये है। अब पाथ डिफरेंस ये है तो ब्राइट फ्रिंज कब बनेंगे? तो ब्राइट फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हमने क्या बताया है? 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। अब आप इसे सॉल्व करें, ये हुआ x इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन 4 स्मॉल d, और इसको हम लोग xn से भी डिनोट कर देते हैं। यहां पर xn क्या है? xn इज डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, और डिस्टेंस आप कहां से लेंगे? सेंट्रल पॉइंट से। अब आप देखिए, सेंट्रल पोजीशन से nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस को आप xn से डिनोट करेंगे, और उसका फार्मूला ये है xn इक्वल टू दिस। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे कि सेंट्रल पोजीशन से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या है और सेंट्रल पोजीशन से nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या है। पोजीशन ऑफ फ्रिंज आप सेंट्रल पोजीशन के ऊपर भी ले सकते हैं और सेंट्रल पॉइंट या पोजीशन के नीचे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब आप n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहला डार्क मिलेगा, n इक्वल टू 1 के लिए दूसरा डार्क होगा। यह आपको हम बता दें। तो आप देखिए, फॉर n इक्वल टू 0, x आपका 0 नहीं होगा, इसे हम x1 लिखते हैं। 0 आप पुट करें, ये हुआ लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4। यह आपका हुआ फर्स्ट डार्क, क्योंकि जीरो डार्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, जीरो ब्राइट का कॉन्सेप्ट होता है। और फॉर n इक्वल टू 1 हम x1 नहीं x2 लिखेंगे। ये होगा 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4 इंटू 4D 4 स्मॉल d सेकेंड डार्क। तो एक नई बात यहाँ पर क्या है, इस फार्मूले में n आप जानते हैं कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, हम पॉजिटिव इंटीजर लेते जाते हैं। तो ये थोड़ा अलग से याद रखना होगा कि जब डार्क फ्रिंज के फार्मूले में n इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट डार्क, n इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट डार्क, n इक्वल टू 1 के लिए सेकंड डार्क, n इक्वल टू 2 के लिए थर्ड डार्क होगा। यहाँ पर एक गलती लोगों से होती है, अगर पूछा जाए सिक्स्थ डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगा तो लोग n इक्वल टू 6 पुट करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आप n इक्वल टू 5 पुट करेंगे। जिस नंबर की डार्क फ्रिंज पूछी जाएगी n की नंबरिंग उससे 1 कम होगी, यह आप ध्यान रखिएगा। जबकि ब्राइट फ्रिंज के फार्मूले में जिस नंबर की फ्रिंज पूछी जाती है n की वैल्यू हम वही लेते हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें आपने नोट की थी, इतना आप लोग नोट करें।
अब आप लोग देखिए, अब आपको हम ये बताएंगे कि जो फ्रिंजें हैं इनका एक्चुअल शेप क्या होता है, और कुछ तरीके हम बताएंगे जिससे क्वेश्चन आप मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो याद रखिएगा, फ्रिंजों का एक्चुअल शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन जब हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्मॉल पोर्शन लेते हैं तो वह लगभग रेक्टेंगल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल शेप ऑफ फ्रिंजेस क्या होगा, तो आपका रिप्लाई होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। लेकिन जब आप स्टडी करेंगे तो फ्रिंजें चौड़ी पट्टियों के रूप में ली जाती हैं, उन पट्टियों का शेप रेक्टेंगल होता है। हमें आपको ये बताना है एक पट्टी की विड्थ क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देखें। और फ्रिंज का सिस्टम क्या होता है, मतलब पैटर्न क्या होता है, किस तरह से मिलती है, ये भी आप लोग देखें। तो अगली आर्टिकल आप लोग नोट करें, फ्रिंज पैटर्न। फ्रिंज पैटर्न फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करें, एक्चुअल शेप ऑफ फ्रिंजेस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फ्रिंजों का जो एक्चुअल शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इस तरह से होता है। अब अगर आप इसका थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। दूसरी बात आप देखिए, अब आप फ्रिंजों का एक्चुअल से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होता है, लेकिन आपके सिलेबस में स्टडी एक स्क्रीन पे की जाती है। अगर आप स्क्रीन का कुछ सेगमेंट ले लें, कुछ पोर्शन ले लें, तो फ्रिंजों का शेप हमें इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप ध्यान दें तो सभी फ्रिंजों की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो इक्वल होती है, और फ्रिंजें यहाँ पर एक पैटर्न में मिलती है। पैटर्न आपको पता है, जैसे ये ब्राइट है तो फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क, या आप कह लो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के मिड में एक डार्क फ्रिंज होती है, या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होती है। इसमें ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंज की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो इक्वल होती है। अब आप देखें स्क्रीन पर ये किस ऑर्डर में मिलती है, इसे आप लोग नोट करेंगे। नोट कर लिया ना? अब तीसरा पॉइंट आप देखिए, ये स्क्रीन है,
यह आपका सेंट्रल पॉइंट है जिसे हम जीरो ब्राइट कहते हैं। अब आप देखिए, तो आज देखो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन का मिड पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, इसे हम जीरो ब्राइट करते हैं। अब आप देखिए, या ब्राइट ही ले लो तो सही लगेगा। अब आप देखिए, हमने शो किया है ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन सेम होती है। आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले लें, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो सेम होती है। और इसी सेपरेशन को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, W से डिनोट किया जाता है। जैसे ये जीरो ब्राइट है, ये फर्स्ट ब्राइट है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है। तो जीरो ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच की डिस्टेंस भी W होगी, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच की डिस्टेंस भी W है, W इज फ्रिंज विड्थ है। अब आप देखिए, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज आपको जरूर मिलेगी। दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के एग्जैक्ट मिड में आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो ये कंफर्म है कि जीरो ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच आपको क्या मिलेगा, सेकंड डार्क। सेकंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट के बीच आपको क्या मिलेगा, थर्ड डार्क। इस तरह से आपको मिलेगा। और आप देखिए, अगर आप क्रम से दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क ले लो तो इनके बीच की सेपरेशन भी वही होती है, फ्रिंज विड्थ के इक्वल होती है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि सेपरेशन बिटवीन आइदर टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस आर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज सेम एंड कॉल्ड फ्रिंज विड्थ डिनोटेड बाय W। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि फ्रिंज का जैसा पैटर्न आपको सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मिला है, सेम पैटर्न आपको सेंट्रल पॉइंट के नीचे मिलेगा। हमने नीचे शो नहीं किया है, जरूरत नहीं है। जैसा सिस्टम आपको जीरो ब्राइट के ऊपर मिला है, सेम सिस्टम आपको जीरो ब्राइट के नीचे मिलेगा। और चाहे आप दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज ले लो या दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज ले लो, उनके बीच की सेपरेशन फ्रिंज विड्थ होती है, उसे हम W से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए, मान लो एग्जाम में पूछा जाए कि सेकंड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस आपके W प्लस W 2W हो गई। और W का एक फिक्स फार्मूला होता है, वो आप देखिए, फ्रिंज विड्थ W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपान टू स्मॉल d। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हमने S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस को 2D सपोज किया है। कभी कभी गाइडों में S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को केवल D से डिनोट करते हैं, तब आप D लिख दीजिएगा। नीट में और ऑल इंडिया PMT में भी बहुत कम लेकिन कभी कभी एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछा जाता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका एक या कभी कभी बीटा से भी डिनोट किया जाता है। इसका एक अलग फार्मूला होता है, वो आप लोग याद रखिएगा, आपको उसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, और ये कौन सी फ्रिंज विड्थ है, इसे हम केवल फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ। आप देखिए, एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इक्वल टू लैम्डा अपान 2D का वही डेफिनेशन है जो हमने आपको बताया। अब आप इसे नोट
नोट कर लिया ना। अब आपको हम इसके कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे और आप लोगों से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे एप्लीकेशन से ही सवाल आते हैं, तो आप नोट करें एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोग देखिए, हमने आपको बताया कि W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2, तो इस फार्मूले से आपको पता चलता है अब आप ये देखिए, आप जानते हैं फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है W इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d। अब आप बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखें, तो आपने देखा W लैम्डा पर डिपेंड करता है, कैपिटल D पर डिपेंड करता है और 2D पर डिपेंड करता है। एक दिए हुए एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए कैपिटल D की वैल्यू फिक्स होती है। एक बार सेटअप बनाते समय आप कैपिटल D की जो वैल्यू चाहे वो ले लें, लेकिन सेटअप बनने के बाद कैपिटल D की वैल्यू चेंज नहीं होती है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में एक दिए हुए सेटअप के लिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और दिए हुए सेटअप के लिए कैपिटल D अनचेंज होता है, S1 और S2 के बीच की सेपरेशन 2D भी अनचेंज होती है। तो W क्या है? प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब है जितने ज़्यादा वेवलेंथ के लाइट आप यूज़ करोगे फ्रिंज विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपने देखा W प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, लेकिन ये तभी होगा इफ कैपिटल D एंड 2D रिमेन्स अनचेंज। अगर आप लाइट के विग्योर सिस्टम की बात करें तो आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है। सपोज करो पहले आपने एक्सपेरिमेंट करते समय जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था वो रेड कलर का लिया था, बाद में आपने वायलेट कलर का लिया। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे ये याद रखिएगा W प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। लैम्डा इंक्रीज होगा तो W इंक्रीज होगा, लैम्डा डिक्रीज होगा तो W क्या है? डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर एक तरह का क्वेश्चन हो आता है, पूछा जाता है कि पहले यंग के एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में किया गया है। यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वैक्यूम सेटअप में किया था, लेकिन आप किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यह आता है कि यंग का एक्सपेरिमेंट सपोज करो पहले एयर या वैक्यूम में किया गया, बाद में आप उसे किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले जाएं, तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है वैसे ही लैम्डा चेंज होगा। लैम्डा चेंज होगा तो W चेंज होगा। ठीक है, चेंज तो होगा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कैसे वो आप लोग आप यहीं से देखें। आपने देखा W प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमने लाइट में बहुत बताया है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को न्यू से डिनोट किया है, ये लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके बेस पर फार्मूला क्या हुआ? W1/W2 इक्वल टू λ1/λ2 इक्वल टू μ2/μ1। अब यहाँ पर एक सेट क्वेश्चन है कि सपोज करो पहले एक्सपेरिमेंट एयर में किया गया, एयर के लिए μ1 1 है। सपोज करो फ्रिंज विड्थ W है,
बाद में आप किसी डेंसर मीडियम में आपने किया है, कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम ट्रांसपेरेंट ही होगा तभी तो लाइट पास हो पाएगी। सपोज करो हम वाटर ले लेते हैं, सपोज सेकेंड मीडियम इज वाटर, then mu2 इक्वल टू 4/3 W2 क्या होगा। अब आप यही फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, इसे आप लोग नोट करें फिर आपको हम बताएंगे। अब आप आसानी से कर सकते हैं, पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, W1/W2 इक्वल टू mu2/mu1 आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आप देखिए मॉड्यूल निकालें, एक दो क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। जैसे आप देखिए, आप देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है इंटरफियरेंस वाज ऑब्जर्व्ड in interference chamber where air was present. Now the chamber is evacuated and if the same light is used, a careful observer will see. इसमें दिया है कि एक इंटरफियरेंस पहले जिस चैम्बर में किया गया है उसमें एयर है, बाद में उसको इवैक्यूट कर दिया गया है, उसमें निर्वात कर दिया गया है और सेम वेवलेंथ की लाइट यूज की गई। तो पहले एयर था, बाद में वैक्यूम हुआ है। तो आपको पता है कि W प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, आप यहीं से देखिए W प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/μ। जब आपने वैक्यूम किया है तो वैक्यूम का म्यू क्या है, एयर से कम होगा। जैसे जैसे मीडियम रेयर होता है म्यू डिक्रीज होता है, सब आप जानते हैं। तो आपने एयर से वैक्यूम किया है, तो वैक्यूम किया है तो म्यू की वैल्यू डिक्रीज होगी, म्यू डिक्रीज होगा तो डब्ल्यू इंक्रीज होगा। कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि वैक्यूम हो गया है तो हमें इंटरफियरेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इंटरफियरेंस लाइट वेव का फिनोमेना है और लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, तो इंटरफियरेंस का फिनोमेना मिलेगा। जब आप एयर और वैक्यूम में कंपेयर करोगे तो एयर का म्यू डिक्रीज हुआ है तो डब्ल्यू इंक्रीज हो जाएगा और इंटरफियरेंस आपको मिलेगा, लेकिन जो फ्रिंजें मिलेंगी वो ज़्यादा चौड़ी होंगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन दिया नो इंटरफियरेंस, गलत बात है, इंटरफियरेंस मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन इंटरफियरेंस विद ब्राइटर बैंड्स, जो पट्टियां हैं वो ज़्यादा चमकीली होंगी, इसका इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, इसमें इंटेंसिटी की बात ही नहीं आई है। थर्ड है इंटरफियरेंस विद डार्क बैंड, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। फोर्थ है इंटरफियरेंस फ्रिंज विद लार्जर विड्थ, तो म्यू के डिक्रीज होने से डब्ल्यू इंक्रीज होगा, फ्रिंज आपको ज़्यादा चौड़ी मिलेगी। अब आप देखिए एक क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, नीट 2017 में पूछा गया। हम एक बार क्वेश्चन पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम अदर देन एयर। इट इज फाउंड दैट एटथ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम lies
where fifth dark fringe lies in air, the refractive index of the medium is nearly। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पहले एयर में परफॉर्म किया गया है, फिर वैक्यूम में किया गया है, नहीं सॉरी, पहले एयर में किया गया है, फिर किसी मीडियम में किया गया है। और आपको ये दिया है, इट इज फाउंड दैट एटथ ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन एयर। एयर में जहाँ पर पांचवी डार्क फ्रिंज बन रही थी, जब आप सेम एक्सपेरिमेंट को मीडियम में करते हैं तो वहाँ एटथ ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो आप देखें, आप क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन देखिए। ये स्क्रीन है, यह आपका सेंट्रल ब्राइट है, और ये मान लो एक्सपेरिमेंट कहाँ है, एयर में। तो एयर में ये पांचवी डार्क फ्रिंज है। सपोज करो ये डिस्टेंस आपके एयर में है, फिर आपको दिया हुआ है कि सेम एक्सपेरिमेंट जब मीडियम में किया जाता है, तो ध्यान दें, जिस डिस्टेंस पर आपको एयर में पांचवी डार्क मिली है, सेम पोजीशन पर यहाँ पर एटथ ब्राइट मिलती है। जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा हमने शो कर दिया। जब भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो स्क्रीन का डायग्राम बनाना पड़ता है, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया है कि यंग का एक्सपेरिमेंट है, पूरा पिक्चराइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए। दिया है जब एक्सपेरिमेंट एयर में परफॉर्म किया गया है तो जिस पोजीशन पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज बनती है, तो सेम एक्सपेरिमेंट एक मीडियम में किया जाता है, तो जिस पोजीशन पर फिफ्थ डार्क फ्रिंज आपको मिली है, सेम पोजीशन पर एटथ ब्राइट फ्रिंज मिली। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है, सेम डिस्टेंस यहां से यहां तक है। आप दोनों को बराबर कर दो, प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। अब सवाल ये है कि एटथ डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस को आप लिखेंगे कैसे? तो इसका फार्मूला हमने बताया, आप देखो, फॉर फिफ्थ डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज का फार्मूला हमने यही, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज हमने आपको क्या बताया है, 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 4d। और जब बात करोगे फॉर फिफ्थ डार्क फ्रिंज, तो n इक्वल टू क्या पुट करोगे, 5 नहीं पुट करोगे, n इक्वल टू 4 आप पुट करेंगे। अभी अभी हमने बताया है कि डार्क फ्रिंज की जब नंबरिंग में n की वैल्यू एक पीछे चलती है, n इक्वल टू 4 आप पुट करेंगे, ये हो जाएगा 9 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 4। और आप देखो फॉर एटथ ब्राइट फ्रिंज, फॉर एटथ ब्राइट फ्रिंज n इक्वल टू क्या पुट करोगे, 8 हमने आपको बताया। और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला क्या है, n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। तो यहाँ पे n इक्वल टू 8 आप पुट करो। अब आप देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस इन एयर, और ये है डिस्टेंस इन मीडियम। अब आप दोनों को बराबर करें, तो आप देखें, आप लिखो xa इक्वल टू xm
वैल्यूज पुट करें। लैम्डा चेंज होगा तो आप लिख लो, यह आपका है डार्क एयर में है, ये मीडियम में है। चले आप अपना नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं। स्पेस भी चाहिए नहीं। ये एयर में है, यहाँ पर लैम्डा आप क्या लिख दो, लैम्डा ए, और यह आपका मीडियम में है तो आप लिख दो लैम्डा एम, लैम्डा फॉर मीडियम। आप नोट करें, फिर आपको हम बताएं। जल्दी नोट करें इसे।